हाँ, तो विद्यार्थियों आज अपन बात कर रहे हैं सीयूटी में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और वो भी इतिहास विषय में। जो आपके एनसीईआरटी की 3 बुक्स हैं उन बुक्स में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उन पर अपन अभी चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए सीधा सवालों पर ही आते हैं। पहला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, हड़प्पा पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरणों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहली बात आती है कि ये पुरातत्व क्या है। पुरातत्व पेनेडेन अच्छा भाई, हाँ ठीक। हाँ, सबसे पहली बात आती है कि जो पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व, इसको हम पुरातत्व की भाषा में क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी। और इस आर्कियोलॉजी को भारत में पहली बार स्थापित करने का श्रेय किसको है? अलेक्जेंडर कनिंघम को है। किसको है? अलेक्जेंडर कनिंघम को है। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है? भारतीय पुरातत्व के पिता हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। हाँ टीला, अच्छा हाँ। तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है? कनिंघम है, जिन्होंने 1861 में, कब? 1861 में एक विभाग स्थापित किया था जिसको हम क्या बोलते हैं? IASD, ये पूरा नाम है, इंडियन आर्कियोलॉजी सर्वे डिपार्टमेंट। क्या नाम है? इंडियन आर्कियोलॉजी सर्वे डिपार्टमेंट, जिसका पूरा हिंदी नाम है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। ये किसने स्थापित किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। जैसा कि अपने पाठ में दिया हुआ है कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली हड़प्पा मुहर खोजी थी। पहली हड़प्पा मुहर खोजी किसने खोजी थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और इस मुहर पर इन्होंने 1875 में रिपोर्ट दी थी। इस हड़प्पाई मुहर पर इन्होंने रिपोर्ट कब दी थी? 1875 में इस पर रिपोर्ट दी थी। इसके बाद में ये विभाग कुछ समय तक कनिंघम के नेतृत्व में काम करता रहा और कनिंघम ने क्या किया? हड़प्पा सभ्यता की खोज और उत्खनन का कार्य वो प्रारंभ किया। लेकिन एक आपके अध्याय में आता है कनिंघम का भ्रम। कनिंघम को भ्रम हो गया क्योंकि कनिंघम जो है विश्व की अन्य सभ्यताओं पर आर्कियोलॉजी विभाग में काम कर चुके थे। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है और जो बहुत सारी सभ्यताओं पर, एंका की सभ्यता है, एज़टेक की, माया की, वहां पे काम कर चुके हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आए तो कनिंघम को एक जब ये मुहर मिली और उस मुहर पर एक बैल की आकृति थी। कैसी आकृति थी? बैल की आकृति। वो बैल कुकुदनुमा रहित था। कुकुदनुमा, खुंबी युक्त, खुंबी रहित, कुकुदनुमा रहित बैल था। जबकि हमारे हड़प्पा सभ्यता में जो बैल कैसा है? कुकुदनुमा युक्त है। तो इस चित्र मूर्ति को लेकर के कनिंघम को भ्रम हो गया कि यहाँ पे सभ्यता नहीं है, यहाँ पे नई सभ्यता होगी, पुरानी कोई सभ्यता नहीं है। तो नई सभ्यता, तो ये नई सभ्यता की जानकारी किस में मिल सकती है? चीनी स्रोतों में मिल सकती है। चीनी और बौद्ध स्रोतों में, चीनी और बौद्ध स्रोतों में इसकी जानकारी मिल सकती है। तो उन्होंने क्या किया? 6 माह तक चीनी और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। जैसे मान लीजिए एक बौद्ध ग्रंथ है, इसका तारानाथ लामा का कंग्यूर तंग्यूर है, तारानाथ लामा का कंग्यूर तंग्यूर ग्रंथ है, उसका अध्ययन किया। और भी वैनसांग के विवरण हैं, इत्सिंग के विवरण हैं, उनका अध्ययन किया। तो उन्हें किसी तरह से सभ्यता की जानकारी उसमें नहीं मिली। तो उन्होंने क्या सिद्ध किया कि ये भी क्या है? विश्व की प्राचीन सभ्यता, विश्व की प्राचीन सभ्यता। देखिए उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में ये जो डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, ये अंधकार में चला गया, यानी इस पर ब्रिटिश सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1905 में जब भारत के वायसराय बने लॉर्ड कर्जन, कौन? लॉर्ड कर्जन के समय ये विभाग पुनर्जीवित हुआ। लॉर्ड कर्जन के समय ये पुनः विभाग जीवित हुआ और 1902 में इस विभाग पर काम करने के लिए एक नए आर्कियोलॉजिस्ट आए जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। क्या नाम था? सर जॉन मार्शल। ऐसा कहते हैं कि 1902 से लेकर के 1926 तक सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता के उत्खनन में कार्य किया। और तो सर जॉन मार्शल कैसे व्यक्ति थे? ये पेशेवर पुरातत्ववेता थे। कैसे थे? पेशेवर आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्ववेता थे। पेशेवर पुरातत्ववेता क्या होता है? पेशेवर पुरातत्ववेता पुरातत्व का विद्वान होता है। जैसे एक पेशेवर खिलाड़ी होता है, पेशेवर खिलाड़ी होता है तो कोई भी एक संस्था होती है, उस
खिलाड़ी को खरीदती है, जैसे बॉलर है या बैटिंग करने वाला खिलाड़ी है, तो उसको खरीदती है कि भाई आपको 50, 30, 20 करोड़ में आपको खरीद रहे हैं और हम जितने भी मैच आयोजित करेंगे आपको वहां पे खेलना है और उसकी राशि आएगी वो तो हम लेंगे, लेकिन आपको पैसा फिक्स कर दिया। वैसे वैसे ये लोग भी क्या करते हैं, कहीं पर जाकर के एक अनुबंध पर कुछ समय के लिए काम करते हैं, तो उनको जो पैसा मिलता है, जो आय मिलती है, तो इस तरह के जो खिलाड़ी हैं उनको क्या बोला गया, पेशेवर पुरातत्ववेत्ता। यानी ये जो अपना पैसा है उस पर जी रहे हैं, कौन सा पुरातत्व का काम है उस पर जी रहे हैं, तो उसी पर काम करने के लिए आते हैं सर जॉन मार्शल। अब जैसे ही सर जॉन मार्शल आते हैं तो वापस इस विभाग में जान आती है, किसमें, IASD विभाग पुनः जीवित होता है और पुनः अनुसंधान उत्खनन का कार्य वो शुरू हो जाता है। और ऐसा करते हुए सर्वप्रथम क्या होता है, सर्वप्रथम एक व्यक्ति आता है, इनके नेतृत्व में काम करता है, क्योंकि ये इनके क्या है, इस विभाग के महानिदेशक है, इस विभाग के क्या है, महानिदेशक, निदेशक, जिसको डायरेक्टर जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक है। कौन है, सर जॉन मार्शल। पुरातत्व के पहले महानिदेशक कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये पिता भी थे, फादर भी थे, जनक भी थे। और उसके बाद में महानिदेशक बने कौन, बीच में 3 लोग और बने थे लेकिन वो निष्क्रिय रहे, उसके बाद बने कौन, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने उत्खनन की एक विधि अपनाई थी जिसको हम क्षैतिज पद्धति कहते हैं। सरफेस, जैसे ये लंबी जमीन है तो इसके ऊपर 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 यहाँ पे लंबे स्तर पर खुदाई करते जाएं, इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज पद्धति। कौन सी पद्धति, क्षैतिज पद्धति, क्षैतिज पद्धति। और इस क्षैतिज पद्धति के तहत में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, डायरेक्शन में, निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी, भारतीय पुरातत्ववेत्ता है जिनका नाम क्या है, राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने क्या किया, पहला स्थल खोजा। कौन सा स्थल खोजा, हड़प्पा, इसलिए इसका नाम भी क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता। इसलिए इसका पहला नाम क्या स्वीकार किया जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता। अब देखिए सवाल, तो भारतीय पुरातत्व के विकास के चरण का कालक्रम बताना, व्यवस्थित करना है। अब अगर आपको, आपके दिमाग में ये बातें होगी तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो देख रहे हैं सर जॉन मार्शल के निर्देशन कौन, राय बहादुर दयाराम साहनी। उसके बाद में सर जॉन मार्शल के बाद इस विभाग में काम करने के लिए कौन आते हैं, REM व्हीलर आते हैं, REM व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर आते हैं 1944 में। कब आते हैं, 1944 तक काम करते हैं REM व्हीलर। तो सर जॉन मार्शल के बाद यहाँ पे काम करने के लिए कौन आते हैं, REM व्हीलर। और REM व्हीलर आपको पता है कि सैनिक पद्धति का आविष्कार करते हैं, सैनिक परिशुद्धता पद्धति, जिसमें एक ही स्थान पे जमीन में गहराई में खुदाई की जाती है इस तरह की। अब ये सरफेस नहीं, ये ऐसे टिब्बा बना के इसके 3 श्रेणी बनाते हैं, ABC, फिर इसमें कार्बन की मात्रा के अनुसार अध्ययन करते हैं। तो अब आप देखिए कौन कौन सा क्रम है। हड़प्पाई मोहर पर अलेक्जेंडर कनिंघम ने रिपोर्ट दी, क्या दी कि नहीं दी, बात की हमने, रिपोर्ट दी है। कब दी है सा, 1875 में दी। कब दी है, 1875 में। इसका मतलब ये पहली घटना है, ये पुरानी घटना है, ये हड़प्पा सभ्यता की पुरानी। दूसरा क्या है, SR राव द्वारा लोथल की खुदाई की, ये सबसे बाद में 1990 में, सबसे बाद में कब है, 1990 में 1990 में इसे खोजा। दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा खुदाई प्रारंभ की गई। अब देखिए दयाराम साहनी ने हड़प्पा खुदाई कब की, किसके साथ की है, राय बहादुर दयाराम साहनी, कब की बात है, 1921 की बात है। कब की बात है, 1921 की। हड़प्पा स्थल कब खोजा गया, 1921 में खोजा गया। कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी, रावी नदी के किनारे। बाकी वाले है वो सिंधु नदी के किनारे खोजे और ये रावी नदी के किनारे खोजा है। ठीक है, ये हो गया। तो ये 1921 हो गया, ये 1990 हो गया। बसंत सिंधे ने राखीगढ़ के अनुसंधान का कार्य प्रारंभ किया। आपका जो पाठ है उसके लास्ट में जो कालक्रम दिया हुआ है उसमें इनका नाम आता है, बसंत सिंधे का नाम आता है। कब आता है, जब हमारा हड़प्पा स्थल जो है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल होता है, विश्व धरोहर सूची में शामिल होता है। कब होता है, 1986 की बात है, 1986 की बात है। तो अब आप देख लीजिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहला घटनाक्रम कौन सा है, ये ए है। पहला घटनाक्रम कौन सा है, ए है। अब ऑप्शन देखिए, एक इसमें, ए इसमें, ए इसमें, इसमें ए नहीं है इसका मतलब गलत है, ये इसमें भी ए नहीं इसका मतलब ये गलत है। सीधा 2 ऑप्शन बाहर हो गए। अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन बचे। अब दूसरा कौन सा सही हो सकता है, तो सबसे पहले घटना हुई है वो कौन सी हुई है, दयाराम साहनी, सी, ए के बाद सी हुई, ए के बाद सी हुई, ये 2 ऑप्शन हो गए। यहां बी आया, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब आपका उत्तर 100% कौन सा हो गया, 2 नंबर हो गया।
कौन सा हो गया? 2 नंबर उत्तर हो गया। उसके बाद बी की घटना है, बी वाली कौन सी है? लोथल वाली। 1980 में उत्खनन का कार्य प्रारंभ करते हैं, 90 तक करते हैं 1980, और ये 1986। तो लास्ट में कौन सा हो गया? लास्ट में हो गया आपके बसंत सिंह वाली घटना। तो ऑप्शन राइट आपका कौन सा है? 2 नंबर हो गया। अब इसमें क्या करना है? कोड डाले हुए, कोड डाले तो आप उत्तर कैसे देंगे? आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे उत्तर दे रहे हैं, कंप्यूटर में कोड आएंगे, कोड में आपका कौन सा उत्तर राइट है बताइए। अब इसमें से आप कौन सा राइट भरेंगे? 2 नंबर भरेंगे, ये वाला भरेंगे, ये वाला आप भरेंगे। इसका मतलब आपका उत्तर ये राइट हो गया। तो ऐसे जब आपको घटनाक्रम पूरा ध्यान में होगा, अब आपने पढ़ा है 12वीं में तो पढ़ ली, हिस्ट्री तो खूब पढ़ी है, लेकिन घटनाक्रम में वो आपके सीक्वेंस में होना चाहिए। सीक्वेंस में होगा तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। समझ में आई ना बात? फिर बताऊं, सबसे पहले नाम किसका आता है? अलेक्जेंडर कनिंघम का आता है, सीधी बात है। 1861 1875, इसका मतलब पहली घटना ए है। इसका मतलब ऑप्शन में हमारे कौन सा, ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि चरण जो गुजरे हैं उसका कालक्रम क्या है। कालक्रम का मतलब पहले घटना कौन सी हुई और बाद में कौन सी हुई, ये पूछ रहा है। क्रोनोलॉजिकल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टिक्स ऑफ कैंसल हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पास साइट्स ऑफ। तो क्या पूछ रहा है? हड़प्पा के जो साइट है उसके कालक्रम को व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम को व्यवस्थित करने के लिए ये घटनाक्रम दिए गए हैं, तो आपको इससे घटनाक्रम व्यवस्थित करना। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को बात करते हैं। देखिए, अब देखिए दूसरा सवाल। हड़प्पा सभ्यता का एक सवाल हमने लिया, अब दूसरे सवाल की बात करें। देखिए, निम्नलिखित में से किन शासकों ने देवपुत्र ईश्वर। अब देखिए आपका जो दूसरा अध्याय है, दूसरे अध्याय का नाम क्या है? राजा किसान नगर है कि नहीं? राजा किसान नगर। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी की घटना है। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी की घटना है। समझ में आ रही है बात? 600 ईसा पूर्व 600 ईस्वी की घटना है। इस काल में हम क्या पढ़ेंगे? राजा का मतलब राजवंश पढ़ेंगे। राजा का मतलब क्या पढ़ेंगे? राजवंश पढ़ेंगे। किसान का मतलब क्या पढ़ेंगे? कृषि व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। 6ठी शताब्दी की कृषि व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और नगर का मतलब है 6ठी शताब्दी के जो सभ्रांत नगर है, सभ्रांत संपन्न नगर है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इस पाठ में 3 बातें। तो यदि हम राजवंश के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आते हैं महाजनपद। सबसे पहले क्या आते हैं? महाजनपद। कौन से? 16 महाजनपद। महाजनपद। अब 16 महाजनपद को याद करने का फॉर्मूला है, क्या है? K फॉर M क्यूब A क्यूब V स्क्वायर GSPC। ये आपके क्या है? 16 महाजनपद। कौन से? K फॉर का मतलब है काशी, काशी, कौशल, कौशल, कंबोज, कंबोज, कुरु। समझ में आ गया? K का मतलब ये। M का मतलब क्या है? मत्स्य, मल, मल, मगध। ये हो गए 3 M पे हुए। V पे कितने हुए? वजी और वत्स, वजी और वत्स। V पे 3 हो गए। गांधार, सूरसेन, पांचाल और चेदी। कितने हो गए? 16। इन 16 में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह या ग्रीवरज, और मगध की जो स्थायी राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र या पोटिलग्राम, जिसको अपन वर्तमान में क्या पटना बिहार की राजधानी के नाम से जानते हैं। इनमें से सबसे शक्तिशाली मगध जनपद था और यहीं से राजवंश की शुरुआत हुई। और यहां पर सबसे पहले कौन सा वंश आया? हर्यक वंश आया। कौन सा वंश आया था? हर्यक वंश, जिसके बिंबिसार और अजातशत्रु थे। हर्यक वंश के बाद में यहां पे कौन सा वंश आया था? मौर्य वंश, नंद वंश आया। कौन सा वंश आया था? नंद वंश। घनानंद आए, महापद्मनंद आए। घनानंद का अंत किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके सहयोग से? विष्णुगुप्त चाणक्य के सहयोग से। तो कौन सा वंश आता है? मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश आता है। कब की बात है ये 320 ईसा पूर्व की बात है। 320 ईसा पूर्व की बात है। ये घटनाक्रम मौर्य साम्राज्य। अब देखिए क्या करें? निम्न किन शासकों को देवपुत्र। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ? मौर्य वंश के बाद कुछ विदेशी शक्तियां हमारे भारत में आई। विदेशी शक्तियां हमारे भारत में आई। उसमें कौन थे? एक तो शक थे, एक कुषाण थे, कुषाण थे, एक हूण थे। तो इस पाठ में हमारे यहां पे 2 राजाओं का, राजवंशों का उल्लेख है। रुद्रदामन का उल्लेख है, शक राजा, जो अपने निजी कोष से क्या करते हैं? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाते हैं।
गुजरात काठियावाड़ प्रांत में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाते हैं अपने निजी कोष से, अपने निजी खर्चे से। कौन? शक शासक। और कुषाण, इनको कुहान कहा गया। इनको क्या कहा गया? कुहान। ये मंगोलिया चीन के पास रहते थे, बर्बर जाती थी मंगोलिया चीन। ये पश्चिम उत्तर में भारत में आते हैं, तक्षशिला के क्षेत्र में। कहां पे आते हैं? तक्षशिला। और रेशम का व्यापार होता था, रेशम का व्यापार कंबोज से, हटक राजधानी थी कंबोज जनपद की, वहां से रेशम व्यापार होता था। उस पर कब्जा किया किसने? कुषाणों ने। और गांधार कला शैली है वो भारत में पहली बार लेकर के आए। कौन? कुषाण लोग लेकर के आए। तो कुषाण जैसे ही भारत में आए तो कहां से आए थे? चीन के इलाके से आए थे। और चीन के जो राजा है वो अपने आप को क्या मानते थे? स्वर्गपुत्र। चीन के राजा क्या मानते थे? स्वर्गपुत्र या देवपुत्र मानते थे, ईश्वर की संतान मानते थे। और उन्हीं की इन्होंने नकल की, कुषाणों ने नकल करके कुषाण क्या बने? देवपुत्र बने। कुषाण बने देवपुत्र। हमारा सवाल क्या है? निम्न में से किन शासकों ने देवपुत्र या ईश्वर पुत्र की उपाधि धारण की है? किसने धारण की है? कुषाणों ने की है। किसने की है? कुषाणों ने। अच्छा, शकों ने क्या उपाधि धारण की है? शकों ने उपाधि धारण की है क्षत्रियों का द्रप करने वाले, क्षत्रियों का हनन करने वाले, क्षत्रियों का हनन करने वाले, या अपने आप को क्या माना है? अनूठा ब्राह्मण। अनूठा ब्राह्मण किसने माना है? शकों ने। सातवानों ने भी क्या माना है? शात्रों ने भी यही माना है। तो ये दोनों अपने आप को क्या क्षत्रिय मान रहे हैं? नहीं, ये क्षत्रिय विरोधी। जैसे आपके बोर्ड में अभी सवाल पूछा था कि 2 ऐसे राजवंशों के नाम बताइए जो क्षत्रिय वंश से संबंधित नहीं है, तो आपका उत्तर उसमें था क्या? कुषाण भी क्षत्रिय नहीं मान रहे, कुषाणों को भी निम्न जाति माना गया। तो मौर्य, आधे लोग कह रहे हैं मौर्य क्षत्रिय थे या नहीं थे, इस तरह का प्रश्न पूछा गया। तो आपको यहां पे उत्तर क्या हुआ? स्वर्गपुत्र देवपुत्र कौन हो गए? कुषाण हो गए। तो नेक्स्ट सवाल देखते हो, सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया इसमें? 1 नंबर हो गया। तो आपका इसमें आपको कौन से वाले उसमें कंप्यूटर में डालना है? 1 नंबर को डालना है। समझ में आई ना बात? आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अब देखिए, यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें, किसकी बात करें? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में हमने पढ़ते आए बौद्ध साहित्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ा था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं बताइए? बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। कहते नहीं कहते? त्रिपिटक। क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। 3 पिटक है। कौन कौन से? सुत्त पिटक, एक तो सुत्त पिटक है, एक विनय पिटक है, विनय पिटक है, विनय पिटक है, एक अभिधम पिटक है, अभिधम पिटक है। सुत्त पिटक में तो क्या है? बुद्ध का जीवन है, बुद्ध का जीवन और बुद्ध की शिक्षाएं हैं, शिक्षाएं हैं। विनय न मन नियम, विनय न मन नियम। विनय पिटक में क्या है? नियम है। अभिधम पिटक में क्या है? बौद्ध दर्शन है। क्या है? बौद्ध दर्शन है। एक तो ये। दूसरा क्या है? 550 बुद्ध की कथाएं हैं। बुद्ध की कथाएं हैं। कैसी है? पूर्व जन्म की कथाएं, पूर्व जन्म की कथाएं। जैसे बुद्ध मातंग के रूप में जन्म लेते हैं, आपके आया हुआ इसमें एक उदाहरण आया हुआ है कि बुद्ध मातंग के रूप में जन्म लेते हैं, एक ब्राह्मण दैत्य कन्या से विवाह करते हैं, उन्हें एक मांडव्य कुमार पुत्र प्राप्त होता है जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है। उसके बाद में ब्राह्मण और जो आम जनता है उनके बीच जातीय भेद समाप्त हो जाता है, ऐसा मानते हैं। तो ये जो बुद्ध की पूर्व जन्म कथाएं उनको क्या बोलते हैं? जातक कथाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जातक कथाएं। तो आपके जो इस पाठ में जो 6ठी शताब्दी की कृषि व्यवस्था है, उस कृषि व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, वो एक जातक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? गंधतिंदु जातक। गंधतिंदु जातक ग्रंथ है, जातक ग्रंथ है। तो इसका पूरा अगर इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? गंधत प्लस इंदु हो जाएगा। इंदु माने चंद्रमा, इंदु माने क्या होता है? चंद्रमा। गंधन माने महक, चंद्रमा की महक, इसका अर्थ ये होता है। गंधतिंदु का मतलब होता है चंद्रमा की महक। इसमें क्या उल्लेख किया गया है? देखो, गंधतिंदु जातक में क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि चाहे राजा कोई भी हो, राजा चाहे कोई भी हो, लेकिन कृषक शोषण होता है, कृषक का शोषण होता है, किसानों का निरंतर रूप से शोषण होता है। ये क्या कह रहे हैं? किसान, किसान कह रहे हैं कि रात्रि के समय तो हमें कौन परेशान करते हैं? डाकू परेशान करते हैं। और दिन के समय राजा के कर अधिकारी, जो कर वसूलने वाले अधिकारी है, वो हमें परेशान करते हैं। ऐसा किसमें उल्लेख है? गंधतिंदु जातक में। अब देखिए हमारा सवाल क्या कर रहा है। गंधतिंदु जातक का वर्णन क्या है? राजा और उसकी प्रजा के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध है। 1 मिनट रुक जाइए, सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं है। एक दुष्ट राजा
राजा की प्रजा की दुर्दशा है, बिल्कुल हो सकती है। राजा और प्रजा विशेषकर ग्रामीण आबादी के साथ तनावपूर्ण संबंध है, ये बात भी सही है। राजाओं द्वारा अपने खजाने को भरने हेतु अक्सर उच्च और दमनकारी करों को मांग करना, ये भी बात सही है। अब बताइए तो कौन सी बातें सही है? बी सी डी कहीं है क्या? बी सी डी 4 नंबर है कि नहीं है? बी सी डी 4 नंबर है कि नहीं है? तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? 4 नंबर हो गया। इसमें 4 नंबर कौन सा है? ये है। तो कहने का मतलब क्या है? आपको अपनी समझ विकसित करनी है। सवाल आपको पहले नॉलेज है, चीजें दिमाग में है, लेकिन उसके प्रति आपकी समझ डेवलप होनी चाहिए। हर विषय की बात करूं, चाहे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ रहे हैं, तो आपकी समझ जो है वो विकसित होनी चाहिए। मैं तो लगभग 22 साल से हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ 12th वालों को, और लगभग 16-17 बच्चे मेरे हिस्ट्री में 100 में 100 नंबर लाते हैं। तो आपकी क्वेश्चन के प्रति समझ डेवलप होनी चाहिए, तभी आप उसको कवर कर पाओगे। इसका एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करें। जैसे अभी मेरी क्लासें हैं, रिकॉर्ड क्लासें हैं यहाँ पे, आपके हिस्ट्री की 2 किताबें मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, क्वेश्चन बना करके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके। तीसरी वाली को अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये तीनों रिकॉर्ड होगी, ये अपने इसी संस्थान में। वो आपको नियमित रूप से देखनी है, घर जाके टॉपिक वार देखनी है, और यहाँ टेस्ट देने ज़्यादा से ज़्यादा, और टॉपिक को समझना है। तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा, गारंटेड आप अच्छे नंबरों से सेलेक्ट होंगे, सारे प्रश्न आपके सही होंगे। तो ये एक थोड़ा तरीका अपनाना। अब देखिए नेक्स्ट सवाल की बात करें। देखिए क्या है, 2 सूची दी गई, प्रथम सूची और द्वितीय सूची। अब देखिए ये पार्ट कौन सा है? सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए ये पार्ट कौन सा है। ये पार्ट आपके तीसरा पार्ट है कि नहीं? तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट का नाम क्या है? जो तीसरा पार्ट है आपके फर्स्ट किताब में हिंदी में, वो क्या है? जाति वर्ग, यही है ना? जाति वर्ग और बंधुत्व, जाति वर्ग और बंधुत्व। अब देखिए जब बंधुत्व की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं, तो ये कौन से जीवन में आते हैं? सामाजिक जीवन। कौन से जीवन में आते हैं? सामाजिक जीवन में। और हमारे प्राचीन भारत का, किसका? प्राचीन भारत का सामाजिक जीवन यदि हम देखना चाहते हैं तो ये सामाजिक जीवन हमें कहां मिलेगा? महाकाव्यों में मिलेगा। किसमें मिलेगा? महाकाव्यों में मिलेगा। महाकाव्य हमारे यहां 2 हैं, एक है महाभारत महाकाव्य, महाभारत, और एक है रामायण महाकाव्य, रामायण महाकाव्य। तो देखो हुआ क्या, जैसे अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने कहा यहाँ की तो कोई संस्कृति है नहीं, और अंग्रेजों ने एक संस्था बनाई 1784 में कोलकाता के अंदर, जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इस संस्था में क्या काम दिया गया अंग्रेजों को कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय ग्रंथ है, जैसे अभिज्ञान संकोतलम है, रामायण है, महाभारत है, आपके ऋग्वेद है, मनुस्मृति है, इनको ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी में अनुवाद करो। अंग्रेजी में अनुवाद करने के साथ साथ में हमारी जो यूरोप की संस्कृति है उसको साथ में डालो, ताकि लोग धीरे धीरे क्या है, यूरोप की संस्कृति में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन जिन जिन लोगों ने इनका अध्ययन किया उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली, बाढ़ बढ़ा ली, संस्कृत के मंत्र बोलने लगे, और धीरे धीरे सारे क्या हो गए? भारतीयकरण में आ गए। तो भारतीय विचारधारा के लोग हो गए। बनाना चाहते थे अंग्रेज, लेकिन वो भारतीय बन गए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बहुत सारे प्रश्न उठाए कि तुम्हारे यहाँ महाकाव्य है नहीं, ये महाकाव्य बनाया हुआ है, बनावटी बातें। तो बनावटी बातें हैं, तो इसको सही सिद्ध करने के लिए एक व्यक्ति आए अपने दक्षिण भारत में, जो कांची विद्यापीठ के थे, वी.एस. सुकथांकर। क्या नाम था? वी.एस. सुकथांकर। वी.एस. सुकथांकर ने कहा ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप, हमारे तो ये ग्रंथ थे। वी.एस. सुकथांकर ने 47 वर्ष तक रिसर्च किया। कितने वर्ष तक? 47 वर्ष तक रिसर्च किया। अपनी एक बड़ी टीम के साथ भारत के अलग अलग हिस्सों में गए, वहां से हस्तलिखित प्रतियां, जिसको पांडुलिपि कहते हैं, वो लाए, इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके और 1919 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। किसकी? हमारे इन महाभारत महाकाव्य की, महाभारत महाकाव्य की रिपोर्ट प्रस्तुत की, और कहा कि वास्तव में ये हमारा एक महाभारत महाकाव्य था। और ये महाकाव्य कौन से जीवन के बारे में बता रहा है? सामाजिक जीवन के बारे में बता रहा है। अब सामाजिक जीवन में क्या होता है? परिवार। सामाजिक जीवन में पहली इकाई क्या होती है? परिवार होता है। और जो परिवार होता है उसमें क्या होता है? रक्त संबंध होते हैं, ब्लड रिलेशन होते हैं। परिवार में हम की भावना होती है, परिवार में प्राथमिक संबंध होते हैं। क्या आप परिवार की बात को बाहर जाके तुरंत बताते हैं किसी को? कोई नहीं बताता, नहीं भी बतानी भी नहीं चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक संबंध। तो परिवार एक संस्था है, उसकी यहाँ पे बात की गई है। परिवार में क्या आता है? बड़े परिवार के समूह को क्या बोलते हैं? कुल या कुलप बोलते हैं।
कुल या कुलप बोलते हैं। तो यहां एक कुलप की बात की गई है, वो कौन सा? कुरुवंश का कुलप। कौन से वंश का? कुरुवंश का कुलप है, उसकी बात की गई है। कुरुवंश का जो कुलप है उसकी बात की गई है। कुरुवंश से संबंधित दो भाई हैं, एक का नाम है धृतराष्ट्र। क्या नाम है? धृतराष्ट्र। और एक का नाम है पांडु। पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, गांधारी पत्नी थी, गांधार प्रदेश मिला था। इनकी हस्तिनापुर राजधानी थी। कौन सी? हस्तिनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में, आज भी ऐतिहासिक स्थल है। तो उनकी राजधानी थी। ये जन्म से अंधे थे, अंधा राजा नहीं बन सकता, इसलिए राजा किसको बनाया? छोटे भाई को बनाया। क्या उसमें क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि पितृवंशिकता का नियम टूट गया। पितृवंशिकता का नियम क्या है? पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पौत्र, पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति का अधिकार मिलता है। जबकि यहां पे संपत्ति का अधिकार धृतराष्ट्र को मिलना था, लेकिन किसको बना दिया? पांडु को बना दिया। अब हुआ क्या? अचानक पांडु की मृत्यु हो जाती है। अब पांडु की मृत्यु हुई तो ऐसा कहते हैं कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, लेकिन सबसे बड़ा कौन? दुर्योधन था। दुर्योधन दुष्ट व्यक्ति था, अपने मामा का कहना मानता था, शकुनी का, और अलग अलग प्रकार की गतिविधियां चलाता था। और पांडु के 5 पुत्र थे, वो पांचों अलग अलग विद्याओं में महारत थे। तो वहां की जो राष्ट्रीय परिषद है, जिसको परीक्षा कहते हैं, संस्था मतलब संसद, उसने निर्णय किया कि हम तो पांडु के पुत्रों को ये उत्तराधिकारी बनाएंगे। इस बात को लेकर के उनके बीच में क्या होता है? विवाद होता है, जिसको सत्ता और संपत्ति का संघर्ष कहते हैं। सत्ता और संपत्ति का संघर्ष कहते हैं। तब ये सारी बातें सामाजिक रिश्तों के सामने आती है कि पितृवंशिकता क्या है, मातृवंशिकता क्या है, गोत्र क्या है, गोत्र का नियम क्या होना चाहिए। तो गोत्र का नियम तो क्या है? गोत्र का नियम, पुरुष का जो स्थायी गोत्र है वो कभी बदलता नहीं है, लेकिन पुत्री का गोत्र क्या है? बदल जाता है। पिता के घर में पिता का गोत्र और पति के घर में पति का गोत्र हो जाता है। तो गोत्र के नियम भी आते हैं, मातृवंशिकता भी आता है, पितृवंशिकता भी आता है। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें कही गई वो देखना है। तो ये महाभारत है, ये महाभारत महाकाव्य किस में लिखा गया? पर्वों में लिखा गया। किस में लिखा गया? पर्वों में। पर्वों में क्यों है? इसके भाग को क्या बोलते हैं? पर्व। कितने पर्व है? 18 पर्व है। कितने पर्व है? 18। क्योंकि महाभारत का युद्ध है वो 18 दिन चला था कुरुक्षेत्र में, इसलिए 18 पर्व है। लेकिन इसका पहला पर्व है, उसका नाम क्या है? आदि पर्व है। क्या नाम है? आदि पर्व। जो आपके पाठ की बातें वो सारी कहां से ली गई? आदि पर्व से ली गई। अब देखिए, माता के माध्यम से वंश परंपरा का पता लगाया जाना। यदि हम माता के माध्यम से वंश परंपरा का पता लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मातृवंशिकता। क्या बोलते हैं? मातृवंशिकता। अब कौन सा है मातृवंशिकता? कितने नंबर है? 3 नंबर है। चलो इसके सामने आपको पेंसिल से लिख देने 3 नंबर, पहले ही लिख देने 3 नंबर। इसका मतलब निश्चित हो गया। उसके बाद क्या है? ब्राह्मणवादी व्यवस्था में बर्बर और बाहरी लोग। देखिए मलेच्छ कौन है? जैसे शकों को मलेक का, मलेच्छ का, किसको कहा? शकों को मलेच्छ का। मलेच्छ मतलब त्यागी हुई जाति। कैसी जाति? त्यागी हुई जाति। या बाहर से आक्रमण करने वाले लोग थे, उनको क्या कहा गया? मलेच्छ कहा गया। तो क्या है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में बर्बर और बाहरी लोग क्या कहलाए? मलेच्छ कहलाए। तो कौन सा ऑप्शन है? ये 4 नंबर है। फिर है महाभारत का पहला भाग कौन सा है? आदि पर्व है। महाभारत का पहला भाग आदि पर्व है, 1 नंबर आ गया। किसी गोत्र, कुल या इलाके में रहने वाले समूह के भीतर विवाह, अंतर विवाह, बाहर विवाह, बहिर्विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, आप जैसे अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। वैसे मान्य विवाह कितने हैं? मान्य विवाह तो 8 है। कितने हैं? 8। जैसे ब डा पा ग ए आय पा ग आर पी, ये ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। कितने हो गए? 8। जो प्रथम 4 है वो कैसे हैं? श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। और अंतिम 4 है वो निकृष्ट है। कैसे हैं? निकृष्ट है। जो महाभारत काल का विवाह था वो कैसा था? गंधर्व विवाह। कैसा था? गंधर्व विवाह। राजकुमार और राजकुमारियां अपने आप मालाएं पहना करके विवाह करते थे, उसको क्या बोला गया? गंधर्व विवाह बोला गया। अगर आपसे सवाल पूछे महाभारत में कौन सा विवाह मान्य था? गंधर्व विवाह मान्य था। तो ये इस प्रकार के विवाहों के रूप है। अब ये क्या कह रहा है? किसी गोत्र कुल या जाति में होने वाले विवाह को अंतर विवाह कहते हैं। कितने नंबर आ गए? 2 नंबर। इसका मतलब ऑप्शन राइट कौन सा है? 3 4 1 2। अब देखिए 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। इसका मतलब कितने नंबर हो गया? 4 नंबर। इसमें कौन सा राइट है? ये 4 नंबर राइट है आपका उत्तर। बात समझ में आई ना? कहने का मतलब जो टॉपिक आ रहा है उसके प्रति आपकी समझ कैसी है। अगर आपकी समझ बढ़िया है तो आराम से आप सही कर सकते हैं। मतलब विश्वास के साथ काम करना है, अपने खुद पर विश्वास रखना है कि हाँ मेरे हिस्ट्री पूरी पढ़ी हुई है, 12वीं पढ़ ली है, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से करूँगा, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। आराम से थोड़ा सोच करके करेंगे तो सारे सही होंगे। देखिए अगला सवाल क्या है?
देखिए, एक नाटक है संस्कृत का, एक संस्कृत का नाटक है, इसका नाम क्या है? मृच्छकटिकम। क्या नाम है? मृच्छकटिकम। यदि हम इसका अलग अलग भाग करते हैं तो क्या आता है? मृत आता है। मृत माने मिट्टी, मिट्टी। और छकटिकम, छकड़ा बोलते हैं ना अपन, छकटिकम। छकड़ा नहीं बोलते क्या? ऊंट गाड़ी को छकड़ा बोलते थे। सकटी मतलब छोटी गाड़ी, बच्चों के खिलौने जैसी आती है ना, तो मिट्टी की छोटी गाड़ी, इसका अर्थ क्या है? मिट्टी की छोटी गाड़ी। किसका? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम क्या है? एक संस्कृत का नाटक है। संस्कृत के नाटक का लेखक कौन है? शूद्रक है। इस नाटक का लेखक कौन है? शूद्रक है, यह ध्यान रखना। इस नाटक का एक हीरो है, इस नाटक का एक हीरो है, नायक है। कौन है? चारुदत्त। कौन है? चारुदत्त। तो एक कहानी आती है, क्या कहानी आती है कि चारुदत्त मूल रूप से ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण। ब्राह्मण का कार्य करता था, पैसे खूब आते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसने पैसे, इतने पैसे आए कि उसके बच्चे जो है सोने की गाड़ी से खेलने लगे। फिर पैसे ज़्यादा आए तो उसने पार्टियों में, नृत्यों में पैसा बांटना शुरू किया, और धीरे धीरे क्या है, सारा पैसा डूब गया। पैसा डूब गया तो वो कंगाल हो गया। कंगाल हो गया तो उसके लड़के वापस मिट्टी की गाड़ी से खेलने लगे। जो सोने की गाड़ी से खेलते थे, मिट्टी की गाड़ी से खेल रहे हैं। तो नृत्यकार उनके घर पे आए। घर पे आए तो कहा, चारुदत्त ये क्या हाल हो गया? बोला, क्या करूं, मेरा सारा पैसा है वो चला गया। क्यों? अब लोग विश्वास नहीं करते कि तू ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण होता तो ऐसी वस्तुओं में पैसा खर्च नहीं करता, तो ब्राह्मण है नहीं, लोग अनुदान देते नहीं। अब क्या करें? तो लोगों ने कहा कि आप व्यवसाय बदल लो। तो व्यवसाय बदल करके उन्होंने क्या शुरू किया? सुनार का व्यवसाय शुरू किया, गहना बनाने का, बेचने का। तो व्यापार का काम शुरू किया। तो वो क्या बन गया? वणिक बन गया। क्या बन गया? वणिक बन गया। वणिक मतलब बनिया बन गया। तो क्या? ब्राह्मण वणिक हो गया। क्या हो गया? ब्राह्मण वणिक। अभी भी आप मार्केट में पूछोगे तो सोनी जी, कौन से सोनी जी के साथ में बोमड़िया होनार हो, मतलब क्या है? पहले ब्राह्मण थे, अब सोनी का काम करते हैं। तो ये वणिक ब्राह्मण हो गया। अब सवाल क्या कर रहा है, देखिए इसमें, मृच्छकटिकम नाटक का नायक, नायक कौन है? चारुदत्त है। नायक कौन है? चारुदत्त है। चारुदत्त को ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण था, और दोनों के रूप में वर्णित किया जाता है। अब देखिए, वणिक आया ना? वणिक आया कि नहीं आया? कहानी अगर आपको पता है तो वणिक आया। पहले ब्राह्मण था, बाद में क्या बन गया? वणिक बन गया। ऑप्शन राइट कौन सा हो गया? 3 नंबर हो गया। 3 कौन सा है? ये 3 ही। तो कहने का मतलब, जो चीज सामने है आपके, वो चीज दिमाग में होगी तो प्रश्न गलत नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, सातवाहन वंश, कौन सा वंश आ गया? सातवाहन वंश। बोर तो नहीं हो रहे? सातवाहन वंश, थोड़ा घंटे पर ले लेते, देख लेते। सातवाहन वंश एक राजवंश है जिसका नाम है सातवाहन वंश। ये सातवाहन वंश कहां था? दक्षिण भारत में था। सातवाहन वंश कहां पे था? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत का पूरा जो इलाका है वो सातवाहन वंश से संबंधित था। और ये सातवाहन वंश के लोग अपने नाम से पहले माता का नाम, मातृ नाम ग्रहण करते थे। क्या करते थे? मातृ नाम। जैसे ऋषि गौतम की पत्नी गौतमी, ऋषि गौतम की पत्नी का नाम क्या है? गौतमी। जैसे मान लीजिए, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी एक राजा का नाम है सातवाहन वंश के। वो इस तरह का नाम अपने नाम से पहले, पितृवंश, वंश तो पिता का है, पितृवंश, लेकिन नाम किसका धारण कर रहे हैं? माता का धारण कर रहे हैं। और इनकी जानकारी हमें कहां मिल रही है? उपनिषदों में मिल रही है। कहां मिल रही है? उपनिषदों में। कौन सा उपनिषद है? बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद में इनकी जानकारी मिलती है। अब सवाल क्या है? सातवाहन वंश के किस शासक ने, देखो आ गया अनूठा ब्राह्मण, सातवाहन वंश के किस शासक ने अनूठा ब्राह्मण का? गौतमी पुत्र श्री सात। अब इसमें दो है, गौतमी पुत्र श्री विजय नहीं है, वशिति पुत्र पुल्लुमावी नहीं है, माधारी पुत्र सक्सेन नहीं है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी है। 1 नंबर ऑप्शन है। तो राइट कौन सा हो गया? 1 नंबर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, बुद्ध ने समाज निर्माण में निम्नलिखित की रचना माना है। अब देखिए, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं। बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं? 2 है। एक है हीनयान, एक महायान है। हीनयान और महायान है। देखो, आपके सवाल आते ही आपके सोच की क्षमता है वो पाठ में जाकर के उभरनी चाहिए कि ये चीज कहां पूछी जा रही, क्या पूछना चाह रहा है। तो एक हीनयान है और एक क्या है? महायान है। हीनयान में बुद्ध को क्या मानते हैं? व्यक्ति मानते हैं। बुद्ध को क्या मानते हैं? व्यक्ति मानते हैं। बुद्ध ने नैतिक शिक्षा दी। कैसी शिक्षा? नैतिक शिक्षा। वैसे ही
बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है नैतिक शिक्षा देते हैं। यदि महिला नैतिक शिक्षा देती है तो क्या कहलाती है? थेरी। और पुरुष नैतिक शिक्षा देता है तो क्या कहलाता है? थेर कहलाता है। ये तो पता है। महायान में बुद्ध क्या है? ईश्वर का रूप है, ईश्वर है, भगवान है, भगवान है। किस परंपरा में? महायान। इसमें बुद्ध की क्या है? मूर्ति पूजा है। बुद्ध की क्या है? मूर्ति पूजा है। और यहां पर बौद्ध साहित्य भी है, बहुत विस्तृत बौद्ध साहित्य। अब सवाल क्या है? बुद्ध ने समाज निर्माण निम्नलिखित किसकी रचना मानना? बुद्ध ने समाज निर्माण को, बुद्ध कह रहे हैं कि इस समाज को बनाने में भगवान की कोई भूमिका नहीं है। ये ध्यान रखना। बुद्ध क्या कह रहे हैं? समाज को निर्माण करने में भगवान की कोई भूमिका नहीं है। इस समाज को किसने बनाया है? मनुष्य ने बनाया है। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने कहा था, क्या कहा? हे मनुष्य, तुम खुद क्या है? हे मनुष्य, तुम खुद अपनी ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का मार्ग खोजना है। ये बुद्ध का संदेश था, आपकी किताब में लाइन लिखी हुई है। तो इसके लिए मैं इस समाज के निर्माणकर्ता किसको? ग्रह को माना? नहीं। भगवान ब्रह्मा को माना? नहीं। विष्णु को माना? नहीं। अब देखो, जिसको नॉलेज नहीं वो तो उत्तर ठोकेगा 4 नंबर। सृष्टि के निर्माता तो विष्णु जी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्तर राइट, लेकिन गलत। तो बुद्ध ने किसको माना है? मनुष्य को माना है। 1 नंबर आपका ऑप्शन राइट, 1 नंबर। अब देखिए, महिलाओं में, देखिए महिलाओं में संघ में प्रवेश हुआ। संघ का मतलब बौद्ध संघ में, किसके कहने पर? बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। आनंद और उपाली दोनों शिष्य थे, लेकिन आनंद के कहने पर। क्यों हुआ? कहां पे हुआ? वैशाली में। कहां पे हुआ? वैशाली में। क्यों हुआ? क्योंकि जो बुद्ध की माता है, पालक माता गौतमी प्रजापति, गौतमी प्रजापति, वो 40 मील तक बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए पीछे पीछे चलती रही। तो उनके पांव सूज गए। तो शिष्य आनंद ने कहा कि आप अपनी माता को अपना अनुयायी क्यों नहीं बना रहे? बुद्ध ने कहा कि महिलाओं को अनुयायी कैसे बनाएं, यहाँ पे नियम कठोर हैं, ये सारी बातें हुई। लेकिन आनंद ने कहा आपको महिलाओं के कल्याण के लिए उनको भी तो शामिल करना पड़ेगा। तो उनकी माता के कहने पर शामिल किया गया। किसको? महिलाओं को शामिल किया गया संघ में। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है? महिलाओं को संघ में प्रवेश अनुमति देने के लिए बुद्ध को किसने राजी किया था? किसने किया था? आनंद ने किया था। किसने किया था? आनंद ने। बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद ने। ऑप्शन राइट कौन सा हो गया? 4 नंबर। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। देखिए, यदि आप विदेशी मध्ययुगीन यात्रियों, हाँ सेकंड किताब में आ गए, यदि आप विदेशी मध्ययुगीन यात्रियों की यात्रा वृत्तांत पढ़ रहे हैं तो निम्न में से कौन सा अल बिरूनी का होगा? अब देखिए क्या नाम है? अल बिरूनी। बिरूनी पूरा नाम क्या है बता सकता है कोई? इब्न अहमद, नहीं, इब्न अहमद अबू रेहान अल बिरूनी। अल बिरूनी ये इसका क्या है? पूरा नाम है। अल बिरूनी का पूरा नाम है। अल बिरूनी कहाँ का? ख्वारिजम प्रदेश। कहाँ पा? ख्वारिजम प्रदेश का रहने वाला था। एक गांव था खीवा का रहने वाला। प्रदेश क्या है? उज्बेकिस्तान। देश क्या है? उज्बेकिस्तान। ठीक है। अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनी प्रदेश का रहने वाला था महमूद गजनवी, जिसने भारत पर क्या है? भारत पर 16 बार आक्रमण किए थे और अंतिम आक्रमण में वो 1027 में किया था। तो 1025 का उसका आक्रमण है वो किस पर किया गया? सोमनाथ के मंदिर पर किया गया था। महमूद गजनवी के साथ आता है कौन? अल बिरूनी। अब अल बिरूनी कौन सी रचना लिखता है? किताब उल हिंद। अल बिरूनी की रचना कौन सी है? किताब उल हिंद या तहकीकात या तहकीक एक हिंद कहते हैं, वो लिखा। अब देखिए, अब इसमें क्या किया उसने? भारतीय संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, माप तंत्र, इन सब का इसमें उल्लेख किया। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है? यदि आप विदेशी मध्ययुगीन यात्रियों की यात्रा वृत्तांत पढ़ रहे हैं तो निम्न में से कौन सा अल बिरूनी का होगा? प्राचीन फारस में प्रतिमानों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था, बिल्कुल अल बिरूनी ने कहा था कि फारस की जातियां वो 7 प्रकार की है, जबकि भारत में ब्राह्मणीय सिद्धांत के अनुसार जातियां कितनी है? 4 प्रकार की है।
ये बात कही तो ये बात किताबुल हिंद की है, बिल्कुल सही है। विशाल शहर के रूप में, नहीं बिल्कुल गलत, ये बात गलत है। ये तो किसने बोला है? इब्न बतूता ने। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता ने दिल्ली शहर जिसमें 28 द्वार है, बदायूं दरवाजा सबसे बड़ा दरवाजा है, ऐसा उल्लेख किया। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। भारत में निजी संपत्ति का अभाव, नहीं, ये भूस्वामित्व का प्रश्न उठाया था मुगल काल में बर्नियर ने, फ्रांसवा बर्नियर ने भूस्वामित्व का प्रश्न उठाया मुगल काल में। इसका मतलब ये भी नहीं है। मध्ययुगीन भारत में उत्पादित 2 प्रकार के पौधे, नारियल, नहीं, नारियल और पान का विशिष्ट वर्णन कौन करता है? इब्न बतूता करता है। ये ऑप्शन भी नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन राइट कौन सा हो गया? 1 नंबर हो गया। इसमें कौन सा 1 है? ये 1 है, इसे हम राइट करें। तो ये इस तरह के प्रश्न है। कहने का मतलब ये है कि आपको प्रश्न सॉल्व करने की समझ होनी चाहिए, किससे पूछा गया है, किस रूप में पूछा गया है, उसमें कौन सी बात कही गई है, तो पीछे उसकी पूरी कहानी आपको ध्यान में होगी तो आराम से आप उसका उत्तर दे पाएंगे। तो अपन यही करेंगे कि इसकी जो पाठ की जो सारी बातें वो उसी हिसाब से पूरे पाठ के अनुसार समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन भी समझ लेंगे। तो इस तरह से अपन अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। फिर कल आगे देखते हैं।